IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय बढ़िया, तुम बताओ। सौरभ, मैंने एक बात आपको बताई नहीं है अपने पॉडकास्ट में पहले, लेकिन एक मलाल अगर मुझे है जिंदगी में तो वो है कि मैं अभी तक घुड़सवारी नहीं सीख पाया। मतलब घुड़सवारी तो मैंने भी नहीं सीखी, पर मेरे को इसका मलाल नहीं है। मतलब हड्डी अच्छा। पसली टूटने का बहुत डर रहता है। बचपन में नैनीताल में जाके हम घोड़े पे बैठा करते थे, तो हाँ। बस वो घोड़े देख करके उतना शौक खत्म हो गया मेरा। अच्छा। पर घोड़ा से एकदम आलिशान प्राणी नहीं लगता आपको? हाँ हाँ, मतलब और मेरे को लगता है कि आलीशान प्राणी है और उसको जरा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो हर आलीशान चीज के ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत है। हाँ, ठीक है। तो यही है एक्चुअली, इसीलिए मेरी दिलचस्पी तो है ही कि घोड़े के बारे में कुछ जाने वगैरह। तो इसीलिए मैंने एक किताब पढ़ी, अ टेल ऑफ द हॉर्स, यशस्विनी चंद्रा जी की। तो उस किताब में पूरी हिस्ट्री दी हुई है घोड़े की भारत में। तो ये तो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, तो मैंने सोचा कि यशस्विनी को ही क्यों ना हम पॉडकास्ट पर इनवाइट करें और उनसे जाने कि घोड़े का इतिहास क्या रहा है भारत में। क्या लगता है आपको? बहुत बढ़िया टॉपिक है, और घोड़ा तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी हिस्ट्री और कल्चर में भी। तो जबरदस्त टॉपिक। हाँ, वही। और एक्चुअली यशस्विनी है यहाँ पर, तो लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा इनिशियली कि मतलब इंसान के बाद घोड़ा ही है जिसकी कहानी से आप भारत की कहानी काफी हद तक बयां कर सकते हैं। कैसे घोड़ा हमारे पौराणिक कथाओं में है, इतिहास में है, कला साहित्य में है, भाषा में भी है। घोड़े बेच के सोना, भाड़े का टट्टू, एक हम्म। स्कूटर का नाम भी है। अच्छा। फिर हमारे चेतक। चेतक, हाँ बिल्कुल। हाँ, फिर हमारे नाम भी है, जैसे अश्विन, क्रिकेटर है अश्विन, अश्व, बिल्कुल। उसमें भी आ गया। बॉलीवुड में भी है, कितनी बार घोड़े हम देखते हैं। तो घोड़ा हर जगह है, तो इसीलिए काफी कुछ जानने मिलेगा। तो यशस्विनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। और यशस्विनी ने पीएचडी की है एसओएस सोआस लंदन से, और उसके अलावा वो पढ़ाती हैं हिस्ट्री अशोका यूनिवर्सिटी, जेएनयू, काफी जगह पर, और ये उनकी पहली किताब है। तो यशस्विनी, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। शुक्रिया प्रणय, सौरभ, आपने मुझे आमंत्रित किया अपनी किताब के बारे में बात करने के लिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यशस्विनी यही जानना चाहेंगे कि आप तो एक्सपर्ट घुड़सवार है, तो आपकी घुड़सवारी में दिलचस्पी कैसे बढ़ी? कैसे आप इस तरफ चली गई? ये शुरू से ही मुझे घोड़ों का शौक है। मुझे घोड़ों से लगाव है। और मैं, हम्म। जैसे आप बोल रहे थे, खुद घुड़सवारी करती हूँ। मेरी अपनी एक घोड़ी है। हम्म। तो ये काफी नेचुरल प्रोग्रेशन था मेरे ख्याल से, ये किताब लिखना मेरे लिए। हम्म। और 2016 में मुझे मौका मिला राष्ट्रपति अंगरक्षक के बारे में लिखने का, हम्म। उस विषय पे काम करने का। एक वॉल्यूम मैंने को एडिट किया है। राष्ट्रपति अंगरक्षक तो आप जानते हैं, ये वो घुड़सवार हैं जो राष्ट्रपति की गाड़ी के दोनों तरफ दिखते हैं 26 जनवरी को। अच्छा। और तब ये अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। और तब मैं सोचने लगी, ये जो इतिहास में, भारत के इतिहास में घोड़ों का बहुत महत्व था, पर इस पे काम बहुत कम किया गया है। हम्म। इसलिए मुझे लगा कि ये शायद टॉपिक रिसर्च करने लायक है। और जब मैं ये राष्ट्रपति अंगरक्षक पे काम कर रही थी, तो मैंने कहीं रिकॉर्डों में पढ़ा था कि आजादी के समय ये बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी कि ये जो एक दो रेजिमेंट्स हैं घोड़े वाले, इनका अब क्या करें, इनको मैकेनाइज करें। तो फाइनली डिसीजन लिया गया था कि ये रेजिमेंट जरूरी हैं, जैसे हैं वैसे ही रहने देना चाहिए, क्योंकि ये वो प्रतीत करते हैं, वो जो ऐतिहासिक संबंध था, हम्म। वो जो इतना महत्वपूर्ण संबंध था, ये हमें उनकी याद दिलाते हैं। तो इनको ऐसे ही रखना चाहिए। और तब मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत अहम हिस्सा था भारत के इतिहास का, मनुष्यों के इतिहास का। और इसी वजह से मेरे ख्याल से मैं इस टॉपिक पे रिसर्च
करने लगी और काफ़ी लोगों ने मुझे उत्साहित किया। निर्मल कांति भट्टाचार्य जी हैं, वो मेरे मेंटर रह चुके हैं, उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। सो लकीली मुझे काफ़ी सपोर्ट भी मिला और फिर मैं आगे बढ़ती गई। तो वैसे तो अब 2 कैवलरी रेजिमेंट है ना, एक जयपुर में और ये एक जो राष्ट्रपति अंगरक्षक है ना? हाँ, 61 कैवलरी, 61 कैवलरी। अच्छा, अच्छा। अम, तो उसके हेडक्वार्टर्स जयपुर में हैं और ये हुँ। राष्ट्रपति अंगरक्षक के हेडक्वार्टर्स तो प्रेसिडेंट्स एस्टेट में है, राष्ट्रपति भवन के अंदर। बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग आएँगे इस पे, तो बहुत चर्चा हो सकती है कैसे घोड़ों ने युद्ध को ही बदल दिया। लेकिन उससे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि एकदम पहले चले जाते हैं इतिहास में। वैसे आपने लिखा भी है कि घोड़ा वैसे तो भारत का प्राणी नहीं लगता है, और तो क्या ये कहना ठीक होगा कि घोड़ा आर्य लोग अपने साथ लेकर आए, या फिर घोड़ा जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें तो घोड़ों का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है ना? लगभग 8000 ख्रीष्टपूर्व तक के जो इस सबकॉन्टिनेंट के जंगली घोड़े थे, हुँ, हुँ। वो विलुप्त हो गए ओके। और फिर काफ़ी समय तक बहुत कम एविडेंस मिलता है हमें घोड़ों का। हुँ, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के शुरुआत और मध्य से बहुत कम एविडेंस मिलता है। हुँ, ज़्यादातर एविडेंस वो जो लेट हड़प्पन पीरियड से मिलने लगता है। तो जहाँ तक हमारी समझ है, ये घोड़ों का आना हिंदुस्तान में, सबकॉन्टिनेंट में, हम इंडो आर्यंस के आने के साथ जोड़ सकते हैं। हुँ, और ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि घोड़ों और ये जो रथ, वो इंडो आर्यंस एक किस्म का रथ इस्तेमाल करते थे, हुँ, जो घोड़े खींचते थे। उनके कल्चर में उसकी बहुत इम्पोर्टेंस थी। हुँ, ये तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि घोड़े बहुत महत्वपूर्ण थे इंडो आर्यन कल्चर में। हम्म, आजकल में सनौली जो उत्तर प्रदेश में है, हुँ, वहाँ खुदाई हुई है और कुछ रथों के हिस्से, पहिए वगैरह पाए गए हैं। ऐसा हो हम्म, सकता है कि इसके बाद और कोई बात निकल के आए, पर अभी तो हम यही मानते हैं कि बहुत लिमिटेड एविडेंस है हड़प्पन सिविलाइजेशन से घोड़ों के बारे में। हम्म। हुँ, एक आध सील मिली है ना जिसमें बैल और घोड़े दोनों की मौजूदगी है। घोड़े नहीं हैं, हुँ, घोड़े अच्छा, नहीं हैं। सिर्फ बैल हैं। अच्छा, हाँ, बैल हैं घो- और भी अन्य प्राणी हैं, पर घोड़े नहीं हैं। घोड़े नहीं है। अच्छा, हुँ, हुँ, अच्छा। हुँ, तो हुँ, हुँ। और सनौली हो सकता है कि अगर लेट हड़प्पन पीरियड की है खुदाई, तो वो मैच करती है क्योंकि कल्चर तो फ्लो हो रहा होगा ना इधर से उधर। हाँ, मतलब ये इंडो आर्यंस के आने से पहले भी काफ़ी इंटरमिंगलिंग हुआ था सबकॉन्टिनेंट के लोगों के बीच और फिर आपके जो अब आप हम सेंट्रल एशिया, ईरान वगैरह कहते हैं, हुँ, है हम्म, ना? हम्म, तो इससे भी जोड़ सकते हैं इसको। हुँ, तो अभी तो हम्म, ये खुदाई आजकल में हुई है। अभी थोड़ा इसको लेकर चर्चा होगा, स्कॉलरशिप निकलेगी, तभी हमें पूरी क्लैरिटी मिलेगी। हुँ, वैसे और इन जनरल काफी लोग जो हैं ये घोड़े को भी एक ऐसा, क्योंकि कई बार ये भी एक चर्चा चलती रहती है कि भाई इंडो आर्यन और हड़प्पन क्या शायद एक ही लोग थे, नहीं थे। और हमने एक बार पहले चर्चा भी की हुई है, डेविड राइक की बुक थी जो हु वी हुँ, आर। तो बहुत एंशिएंट डीएनए एविडेंस तो अभी काफी क्लियर है कि किस तरह से मूवमेंट हुआ। अब उसका हुँ, साइंटिफिक एविडेंस है, हमें अब सोचने की जरूरत नहीं है। हुँ। तो पता है हमको कि माइग्रेशन के पार्ट्स क्या वगैरह थे। लेकिन उसमें भी वो डीएनए एविडेंस से पहले घोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हुआ करता था कि मार्कर था, हाँ, बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं। मार्कर था, क्योंकि घोड़ा इतना इंपॉर्टेंट है और घोड़ा कहाँ-कहाँ से आया, इससे हम ये इन्फरेंस लगाते थे कि कैसे लोगों का मूवमेंट हुआ होगा। तो अब जो जो लोग घोड़ों को एज़ एविडेंस यूज़ कर रहे थे, वो थोड़ी ठंडी सांस लेते हैं कि जो हम लोग पहले एक तरीके का अनुमान लगा रहे थे, उसका हमको कॉन्क्रीट एविडेंस मिल चुका है। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि अब तो जेनेटिक रिसर्च है, तो काफ़ी हुँ, कंक्लूसिव रिसर्च हुआ है, पर हुँ, इसके पहले घोड़े एक मार्कर होते थे, क्योंकि हुँ, ये काफ़ी कॉन्ट्रास्ट था शुरू में इतना कम एविडेंस है घोड़ों का, अचानक एविडेंस ही एविडेंस है, तो हुँ, बीच में हुँ, आई मीन ऑब्वियसली कोई तो गैप ज़रूर था। हुँ, हुँ, बिल्कुल। हुँ, तो आपने ये रथ की बात कही, तो पहले तो मैं थोड़ा समझना चाहूँगा कि ये रथ जो थे इसका मतलब ये है क्या कि लोग ऐसे घोड़े पे अभी हम लोग जैसे बैठते हैं घोड़े पे नहीं, वैसे नहीं नहीं, बैठते थे नहीं, और नहीं, सिर्फ रथ का प्रयोग करते थे? ये इंडो आर्यंस रथ का प्रयोग करते थे जो घोड़े खींचते थे। हुँ, तो हुँ। जैसे योद्धा वगैरह भी रथ पे सवार होते थे। हाँ। धीरे-धीरे लोग घोड़ों पे चढ़ के
युद्ध छेड़ने लगे। मौर्यन पीरियड तक ये जो कैवलरी वॉरफेयर था वो काफी वेल एस्टैब्लिश था। ये प्राचीन काल की फौजें होती थी, ये चतुर्भंग होती थी। तो इनमें 4 आर्म्स होते थे, जिनमें से एक चैरियट भी होता था और एक ये घुड़सवार भी होते थे, जो घोड़े पे सवार होके लड़ते थे। पर ये जो इंडो आर्यंस का प्रयोग था चैरियट्स का, ये रथों का, इस वजह से ये काफी फटाफट फैल सके उत्तर भारत में और अपने आप को स्थापित कर पाए। तो तो ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई यशस्विनी। मेरे को हमेशा लगता था कि पहले इंसान ने, क्योंकि रथ बनाना भी आसान नहीं है, लोग हमेशा सोचते हैं कि सिर्फ पहिए की जरूरत है, पर पहिए के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सेल बनाना। तो जब तक एक्सेल ठीक से नहीं बनेगा तो रथ ठीक से नहीं बनेगा। तो एक पहिया प्लस एक्सेल, अब हम इंजीनियर लोग हैं तो हम इनसे बड़े फैसिनेटेड रहते हैं इन सब चीजों से। तो पहिया और एक्सेल की जो इन्वेंशन हुआ जिससे रथ बनने लगे, तो घोड़े पे चढ़ने के लिए भी काफी कुछ चीजों की जरूरत है और काफी इन्वेंशंस लगी, जिससे जैसे कि जो ऊपर उसका सैडल होगा या जिसको स्टिरअप्स बोलते हैं या स्पर बोलते हैं, या घोड़े की नखेल है बेसिकली, और घोड़े के नीचे पाए में जो लोहा नखेल डाली जाती है, नाल सॉरी, हाँ, नखेल तो नाक में होती है और नाल जो होती है घोड़े के पैर में। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं। तो इनका ऑर्डर किस तरह से रहा, क्या चीज पहले बनी क्या चीज बाद में, ये थोड़ा समझाइए ना। ये सैडल तो मेरे ख्याल से शुरू से ही था। अच्छा। और ये जो स्टिरअप, जैसे आप मेरी किताब में देखेंगे एक तस्वीर होगी गुप्ता पीरियड की, एक टेराकोटा प्लाक है, उसमें एक घुड़सवार है जो घोड़े पे सवार है, घोड़े पे बैठा है, पर उसने अपने पैर लपेट के रखे हैं अच्छा। घोड़ों के दोनों तरफ, क्योंकि तब स्टिरअप था नहीं, उसने स्टिरअप का इस्तेमाल था नहीं, वो जिसमें हम पैर फंसा के बैठते हैं घोड़े पे। और वो लगभग 10वीं सदी में हिंदुस्तान में यूज होना शुरू हुआ स्टिरअप। अच्छा, इतना देर से, ओके। हाँ, फ्रॉम अबाउट आई थिंक, हाँ, 9th 11th सेंचुरी, तो काफी लेट। और फिर ये जो सारे सल्तनत पीरियड तक ये जो सारे हिस्से होते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टैक या हॉर्स इक्विपमेंट जिसको कहते हैं, ये सारा आपका सैडल और फिर रकाब, स्टिरअप वगैरह, ये सब सल्तनत पीरियड तक सारे हिस्से मौजूद थे, सारे हिस्से इस्तेमाल होते थे। और नाल भी लगभग तब से 10वीं सदी से इस्तेमाल होना नहीं, नाल जैसे दक्षिण भारत में नाल काफी लेट आई, आप मान के चलिए 12वीं सदी से। सो ये धीरे धीरे हुआ, ये जो प्रोग्रेस, ये जो घुड़सवारी का प्रोग्रेस हुआ वो धीरे धीरे हुआ, ये सारे जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस थे वो धीरे धीरे आए। पर आप जैसे अगर आजकल के हिसाब से सोचेंगे तो सोचेंगे कैसे बिना स्टिरअप के लोग घुड़सवारी कर रहे थे, पर उन दिनों में घोड़े छोटे होते थे। अच्छा। तो उनका जो स्ट्राइड होता था, उनके जो वो छोटा होता था। तो ये नहीं कि बिना स्टिरअप के लोग घुड़सवारी नहीं कर सकते थे। आई मीन ये जो गुप्ता पीरियड में तीरंदाजी भी करते थे घोड़े पे बैठ के बिना स्टिरअप्स के। लेकिन रथ पहले आया घुड़सवारी से आपके हिसाब से? नहीं, दोनों साथ में, दोनों मेरे साथ ख्याल, में? हाँ, अच्छा। दोनों साथ में ही होंगे, पर धीरे धीरे रथ का इस्तेमाल खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, सो बाय द टर्न ऑफ द क्रिश्चियन पीरियड रथ का इस्तेमाल लगभग खत्म ही होने लगा। अच्छा, लेकिन जैसे महाभारत रामायण में तो मैंने घोड़े का सिर्फ एक ही प्रेजेंस देखा, जो अश्वमेध यज्ञ होता है उसमें घोड़ा होता है। और महाभारत में तो घोड़े बहुत ज्यादा हैं क्योंकि रथ, बहुत हर कोई रथ पे ही सवार होता है। और रामायण में भी रथ था, मतलब उनको रथ या घोड़ा गाड़ी में एटलीस्ट वो वनवास के लिए छोड़ने जाता है ना, जो उनका साथ होते हैं। तो राम और सीता आई थिंक घोड़ा गाड़ी में ही जाते हैं, सरयू नदी क्रॉस करने के लिए जब जाते हैं तो घोड़ा गाड़ी में जाते हैं वो। पर वो रथ था कि घोड़ा गाड़ी थी वो पता नहीं। तो बेसिकली वो जो जिस समय में भी वो कहानियां बनी उस समय घोड़ा गाड़ी रथ वगैरह कॉमन ही थे इंडिया में। हाँ, वो जो वॉर चैरियट जो रथ युद्ध में इस्तेमाल होते थे वो तो 7वीं सदी तक इस्तेमाल होते रहे। अच्छा। मतलब वो धीरे धीरे उनका इस्तेमाल खत्म हुआ, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इधर उधर आने जाने के लिए तो रथ इस्तेमाल, एक किस्म के रथ मतलब जिनको पालकी कह सकते हैं, पालकी जैसे
नहीं, एक्चुअली वो भी काफी कम हो गया, लगभग कम ही हो गया रथ का इस्तेमाल होना। अच्छा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुगल पीरियड से कुछ रेफरेंसेस हैं जिनको हम वो कैरेजेस कह सकते हैं, वो घोड़े खींचते थे, पर ऐसे रेफरेंसेस कम है, ज्यादातर ऐसी गाड़ियों को बैल खींचते थे हिंदुस्तान में। तो और एक बहुत दिलचस्प बात पढ़ी मैंने आपकी किताब में कि जैसे ऋग्वेद में गाय से ज्यादा घोड़ों पर ही चर्चा की गई है, तो वो भी दिखाता है कि काफी घोड़ों की तादाद शायद ज्यादा थी, महत्व भी ज्यादा था उस समय। हाँ, ये प्रोफेसर आरसी शर्मा जी ने गिनती की है कि ऋग्वेद में घोड़ों का जिक्र गाय से ज्यादा है, और ये तो यही इंडिकेट करता है कि कितनी इंपॉर्टेंस थी घोड़ों की। गाय की उपयोगिता, महत्व बढ़ता ही गया है। अभी भी हम गाय भैंस तो देखते रहते हैं, जबकि घोड़ों का इस्तेमाल तो लगभग खत्म ही हो गया है। आजकल कहाँ घोड़े दिखते हैं, कभी कभार सड़क पे कोई घोड़ा दिख गया, या किसी बारात में घोड़ी दिख गई। मतलब उसका यूज जितना ज्यादा था एक जमाने में, उतना लिमिटेड है अब। बस कुछ शौकीन लोग ही राइडिंग करते हैं, कुछ रिमोट एरियाज में अभी भी लोग घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं इधर उधर आने जाने के लिए। तो ये जो मेरा रेफरेंस है किताब में, ये यही दर्शाता है कि एक जमाने में जैसे गाय महत्वपूर्ण थी, वैसे ही घोड़े भी महत्वपूर्ण थे। और घोड़े का महत्व तो मॉडर्न मैकेनाइज्ड एरा में ही खत्म हुआ है। और जैसे आप बोल रहे थे, हमारे प्राचीन इतिहास में, हमारे शास्त्रों वगैरह में तो बहुत ज्यादा रेफरेंसेस हैं। अश्वमेध यज्ञ, ऋग्वेद में ऐसे काफी मंत्र हैं जो अश्वमेध यज्ञ के दौरान पढ़े जाते थे। रामायण महाभारत में समुद्र मंथन की कहानी है, जब असुरों ने और देवों ने मिलके समुद्र का मंथन किया था, और एक जो खास चीज उभर के आई, निकल के आई, वो घोड़ा था, उच्छ्रवस। फिर वो जो शालिहोत्र अश्वशास्त्र है, उसमें ये कहानी दी गई है कि घोड़े आसमान से टपक के आए। और फिर रामायण महाभारत में भी अश्वमेध यज्ञ का जिक्र है। फिर कितने सारे भगवान हैं, उनके वाहन घोड़े हैं। जैसे विष्णु भगवान का 10 अवतार जो आने वाला है कल की, वो घोड़े पे सवार होके आएंगे कहते हैं। और फिर सूर्य भगवान का रथ 7 घोड़े खींचते हैं। तो घोड़ों का सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस तो बहुत ज्यादा रहा है शुरू से ही। कहानियां तो बहुत हैं, और मैं तो अभी बस क्लासिकल कहानियों की बात कर रही हूँ। आप फोक कल्चर में देखेंगे तो और भी काफी मीनिंग्स निकल के आएंगी। और आपने लिखा भी है जैसे बुद्धिस्ट रिलीजन में भी घोड़ों का उल्लेख होता है, और गौतम बुद्ध से भी जुड़ी हुई है घोड़ों की कहानी भी। तो मतलब सिर्फ हिंदू रिलीजन में भी नहीं, बाकी जो भारत के रिलीजन है वहां पर भी घोड़ों का उल्लेख होता है। हाँ, तो ये जो जब गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे, सिद्धार्थ, तो जब उनने अपनी दुनियादारी त्यागी, उनने अपना महल छोड़ा, तो वो अपने घोड़े पे सवार होके ही छोड़े, और घोड़े का नाम हमें पता है, कंठक। और वैसे ही इस्लामिक लोर में भी काफी कहानियां हैं। बुराक घोड़ा तो नहीं था, घोड़ा के समान था वो, प्रॉफेट मोहम्मद का वाहन था, और उससे जुड़ी हुई काफी कहानियां हैं। फिर जैसे करबला में, शिया मुसलमान मानते हैं करबला में हुसैन का घोड़ा था जुलजना। आजकल भी जब वो प्रोसेशन निकलता है, उसमें एक सफेद घोड़ा आगे आगे निकलता है। फिर ऐसी काफी फोक स्टोरीज हैं जिनमें घोड़े घोड़े का रोल है, मिर्जा साहिबान। तो कहानियां तो बहुत ज्यादा हैं। और जैसे आप युद्ध की बात कर रहे थे, युद्ध व्यापार व्यापार को लेकर बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। पर अगर हम सिर्फ घोड़े का महत्व उसी नजरिए से देखें, तो उसमें एक लिमिटेशन है, क्योंकि हम काफी फिर यूटिलिटेरियन या किसी बहुत ठंडे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। पर ये एक बहुत गहरा रिश्ता था, और काफी लगाव था मनुष्य और घोड़ों के बीच में, और ये सारी कहानियां वही दर्शाती है। एक जगह है जहां अभी तक जिंदा है, मतलब एटलीस्ट उत्तर भारत में घोड़ी चढ़नी होती है दूल्हे को। हाँ, नहीं, और इसको लेकर भी मैंने काफी चर्चा की है, क्योंकि आजकल भी उत्तर भारत में कई छोटी जातियों के लोगों को घोड़ों पे चढ़ने से मना किया जाता है, हाँ रोका हाँ जाता है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो घोड़ ये जो ये एक
एलिटिज्म है जो घोड़े के साथ जोड़ा गया है कि घोड़ा एक राजकीय जानवर है। और इस पे छोटे लोग सवार होके ये जो बहुत प्रेस्टिजियस रिचुअल्स हैं, अपने वेडिंग प्रोसेशन में अपनी बारात में राइड घोड़े पे चढ़ के जाना, ये कुछ लोग नहीं कर सकते। तो ये भी रिफ्लेक्शन है घोड़े का क्या रोल रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग रही है भारत के इतिहास में। ऐसा क्यों लगता है यशस्विनी आपको, ऐसे क्यों हुआ? इतना घोड़े से एलिटिज्म कैसे जुड़ गया? जब इतना कॉमन था, हर जगह घोड़ा था, हर स्टोरी में घोड़ा है, तो क्यों एलिटिस्ट हो गया ये फिर? क्योंकि ज्यादातर घोड़ा आइडेंटिफाई किया जाता था राजा महाराजों, बादशाह, सुल्तानों के साथ। जैसे अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं, मुगल पीरियड से रेफरेंसेस हैं, महिलाएं घुड़सवारी करती थी। पर जो ऊंचे वर्ग की महिलाएं थी वो घोड़े पे चढ़ के जाती थी, छोटे वर्ग की महिलाएं बैल पे चढ़ के जाती थी। तो वो एलिटिज्म तो रहा है घोड़े से जुड़ा हुआ, पर हम ये नहीं कह सकते कि घोड़े सिर्फ ऊंचे वर्ग के लोग इस्तेमाल करते थे। जैसे काफी रिसेंटली तक राजस्थान में कुम्हार लोग अपने छोटे छोटे घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, अपना सामान उस पे ट्रांसपोर्ट करते थे। तो ये तो है, ये एलिटिज्म तो रहा है। अरे मुझे एक और चीज लगती है कि घोड़े, अब यशस्विनी शायद मुझे करेक्ट कर सकती हैं, कि घोड़े हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर हुए लेकिन हमेशा एक इम्पोर्टेड एनिमल था। तो हाँ, उसके साथ हमेशा इम्पोर्टेड चीज जो है उसमें एलिटिज्म अपने आप आ जाता है ना, तो इतने सालों तक रहा। लेकिन और ये मुझे कभी समझ में नहीं आया कि जैसे हम बाहर से गाय भैंसों की ब्रीड्स भी लेकर आए हैं, उसके बाद लोकली अच्छी ब्रीडिंग करते रहे हैं, लेकिन घोड़ों के साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारा घोड़े हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इम्पोर्ट रहे हैं पूरी हिस्ट्री में। तो हाँ, उससे एक एलिटिज्म तो बनता है इम्पोर्टेड चीज का, पर ऐसा क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता। यशस्विनी ये बताइए। ये तो प्राचीन काल से काफी हद तक घोड़े हिंदुस्तान में इंपोर्ट किए जा रहे थे। ये आप ठीक बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि घोड़ों की उत्पत्ति हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं होती थी। अच्छा। स्पेशली कुछ जगहों में जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात में प्राचीन काल से घोड़े ब्रीड किए जा रहे थे। अच्छा, जैसे वो काठियावाड़ी घोड़ा जैसे पॉपुलर है उधर हाँ, पे। उसके एंसेस्टर्स मान के चलिए। काठियावाड़ी तो हाँ। फिर भी, जिसको हम अब काठियावाड़ी कहते हैं, वो तो नया मॉडर्न घोड़ा है। ब्रीड है। अच्छा। पर उसके एंसेस्टर आप मान के चलिए। ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि घोड़े की बिल्कुल ब्रीडिंग होती नहीं थी हिंदुस्तान पे, पर जितनी भी होती थी वो कम होती थी। जो पूरी मांग थी वो हिंदुस्तानी घोड़ों से पूरी नहीं होती थी, और मांग तो बहुत थी क्योंकि घोड़े प्रथम थे युद्ध में। और खासकर अरबी घोड़े हिंदुस्तान में बहुत, जैसे वो लकड़ी की काठी गाना भी, उसमें घोड़ा अपना अरबी है। अरे हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला। और ये घोड़ा बेच के सोया भी इस वजह से आया क्योंकि बहुत व्यापार होता था घोड़ों को लेके, और काफी मुश्किलों का सामना करके सौदागरों को व्यापार करना पड़ता था। इसलिए ये कहावत आई है, घोड़ा बेच के सोया, क्योंकि बड़ी मुश्किल से घोड़े को बेच के उसने थोड़ा अच्छी नींद। सांस ली होगी, हाँ। हाँ, क्योंकि उसको अरब देश से लाना वगैरह ही ये तो मुझे लगता है कि वो भी एक जो है, एक अरबी घोड़े हिंदुस्तान में इतने पॉपुलर रहे हैं, तो शायद जो भी रीजन रहा होगा। एक तो पता नहीं, अरब में इतना डेजर्ट रहता, उन लोगों ने कर लिया, हमने क्यों नहीं किया। पर ये ठीक है, उस समय मेक इन इंडिया पॉपुलर नहीं होगा। नहीं, 3 सोर्सेस थे जिस जहां से घोड़े आते थे। एक तो सेंट्रल एशिया से, अच्छा। अफगानिस्तान से होते हुए ओवरलैंड रूट से इंपोर्ट होते थे, ये पैदल चल के आते थे। और आप सोचिए, पहाड़, रेगिस्तान वगैरह सब कुछ क्रॉस करके आते थे। ट्रेडर्स को काफी मुश्किलों से जूझ के घोड़े लाते थे। घोड़े मरने का, चोरी होने का डर था, फिर रेगिस्तान में खोने का डर था, माउंटेन पासेस में फंसने का डर था, तो काफी मुश्किलों से जूझ के आते थे। और तिब्बत से अच्छा। भी घोड़े इंपोर्ट होते थे, ये वेस्टर्न तिब्बत, लद्दाख वगैरह से, वो एक रूट था। और दूसरा रूट था अब जो नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सदर्न चाइना, यूनान से होते हुए आपका बिहार, बंगाल आना। और फिर ये भी पैदल आते थे, ओवरलैंड रूट से आते थे। और जो तीसरा सोर्स था, ये आप जैसे बोल रहे अरब,
जिसको हम मिडल ईस्ट कहते हैं, ईरान, इराक, यहाँ से आते थे। यहाँ के घोड़ों की बहुत मांग थी। ज्यादातर घोड़े सेंट्रल एशिया से आते थे, पर ये जो अरबी घोड़े वगैरह थे, इनकी बहुत मांग थी। इनके साथ बहुत प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी। इनको बहुत अच्छा मानते थे। और ये समुद्र के रास्ते आते थे लगभग 10वीं शताब्दी से। और जो अब जब ये हम ओवरलैंड ट्रेड की बात करें, तो शुरू में तुर्की काफी ओवरलैंड ट्रेड करते थे। और फिर क्योंकि ज्यादातर ट्रेड अफगानिस्तान से होके आता था, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि और ये बहुत लाभदायक ट्रेड था। इतनी ज्यादा मांग थी कि व्यापारी काफी प्रॉफिट बना सकता था इससे। तो क्योंकि ये अफगानिस्तान से होते हुए आता था, काफी अफगान लोग इस व्यापार के साथ जुड़ गए। जैसा नॉर्मल डिफेंस इक्विपमेंट के साथ होता है ना, तो उस समय का डिफेंस इक्विपमेंट घोड़ा था, घोड़े तो थे, हमेशा बिल्कुल प्रॉफिटेबल ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि क्लाइंटेल काफी हाई क्लाइंटेल थी। ये राजे महाराजे बड़े बड़े लोगों को घोड़े बेच रहे थे। तो जैसे शायद हिंदुस्तान से हम लोग शायद हाथी बेच के कमाते होंगे थोड़ा पैसा। हाँ अब इतना मैंने हाथी के बारे में नहीं देखा है, पर हाँ, हाथी शुरू से हिंदुस्तानी प्राणी था। प्राणी है तो, और हाथी भी हमारा डिफेंस इक्विपमेंट था तो। हाँ हाँ हाँ, नहीं, और ये जो आपकी ये जो दिल्ली सल्तनत थी, इनकी तो पॉलिसी थी सारे घोड़े हाथी को मोनोपोलाइज करना। और इनकी यही कोशिश होती थी कि इनके जो दुश्मन है, इनको घोड़े हाथी ना मिले। और इस वजह से इनकी फौज सबसे ज्यादा दमदार हुई। वाह, तो मतलब ये कहना ठीक है, अफगानिस्तान से जनरली हम लोग काबुली वाला और ड्राई फ्रूट्स ये सब जोड़ते हैं, लेकिन एक ये मिसिंग एलिमेंट ये था कि काफी लोग अफगानिस्तान से घोड़े बेचने के लिए भी आते थे। तो ये मैंने नई चीज जानी आपकी किताब से। ये जैसे अभी भी कोई स्टूडेंट अमेरिका पढ़ने जाते हैं, वहां बस जाते हैं, ये इतने इतने सारे लोग आते थे अफगानिस्तान से, ये और ये माध्यम था। ये जो घोड़े में व्यापार था, ये माध्यम था, तो काफी बस जाते थे और काफी प्रभावशाली भी हो जाते थे हिंदुस्तान में बसने के बाद। जैसे अगर आप ये हमारी लोधी डिनेस्टी या फिर सूर डिनेस्टी, शेरशाह सूरी के दादा सौदागर थे, घोड़ों के सौदागर थे। अच्छा। तो हाँ, तो इनका बैकग्राउंड ही ये था। क्योंकि आप जैसे बोल रहे थे, ये सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट था, वेपन था। तो जो बहुत बड़ा व्यापारी होता था, बहुत सौदागर होता था, वो बहुत प्रभावशाली होता था और इसका वो पूरा फायदा उठाते थे। बेसिकली आर्म्स डीलर जो है वो राजा ही बन गए। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट एग्जाम्पल। ये अभी भी होता है। अभी भी होता है, छोटे देशों में लोग ऐसा कर लेते हैं कभी-कभी। हाँ। सही, ये बहुत ही दिलचस्प बात थी मेरे लिए। तो अब आप दोनों ने युद्ध में घोड़ों का इस्तेमाल और उसके ऊपर चर्चा की, तो उसी में थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। तो यशस्विनी, शुरुआत से मतलब घोड़ों के प्रयोग से युद्ध में क्या-क्या फायदे होते हैं? और इसे जैसे ये घुड़सवार तीरंदाजी है, इसने कैसे पासा पलट दिया? क्यों इतना महत्वपूर्ण था? और फिर आखिर में जब हाथी का युद्ध भूमि में प्रयोग होने लग गया, तो तब से क्या घोड़ों का महत्व घट गया? इन सब बातों पे थोड़ी चर्चा हो जाए। तो हाँ, घोड़ों के आने से घुड़सवारी काफी पासा पलट सकता था और पलटा था। जैसे इंडो आर्यंस की बात कर रहे थे, ये अपने रथों का इनने इस्तेमाल किया और और अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाए नॉर्थ इंडिया में। फिर तुर्की जो थे, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, वो उनके घोड़सवार तीरंदाजी करते थे और इसने उनको काफी मिलिट्री एडवांटेज दिया और इनके बलबूते पे ये अपनी हुकूमत जमा पाए। तो उससे पहले घोड़े पे जो लोग होते थे वो भाला लेके या तलवार से लड़ाई करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। गुप्ता पीरियड में, जैसे मैं आपको बोल रही थी, लगभग 2 शताब्दी के लिए माउंटेड आर्चरी हुई थी, पर किसी वजह से वो रही नहीं, वो खत्म हो गई थी। और फिर पहले भी हम लेकिन एक लड़ाई में सुनते हैं ना, अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई में भी अलेक्जेंडर घोड़ों का यूज कर रहे थे, पोरस के पास बहुत हाथी थे लेकिन उस समय पे भी तो हाथी का इस्तेमाल तो प्राचीन काल से है लड़ाई में ना। हिंदुस्तान में। हाँ। और ये हम ये नहीं कह सकते कि घोड़ों के आने से बिल्कुल उनका इस्तेमाल खत्म हो गया। मुगल पीरियड तक वो हाथी का इस्तेमाल करते रहे, पर धीरे धीरे हाथी का महत्व कम हो गया। और अंग्रेजों को आने तक, इन्फेंट्री रेवोल्यूशन होने तक, हमारी जो आई वुड से
10वीं सदी से जो हिंदुस्तान की फौजें थी वो घुड़सवार सेंट्रिक थी। हाथी थोड़े से रह गए पर घोड़े बढ़ते गए हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि स्पीड है, स्पीड ओवर पावर बेसिकली। स्पीड ओवर पावर, यस, यस। और जैसे मुगल आर्मी थी, मुगलों की फौज थी, इसमें कंबाइंड आर्म्स टैक्टिक होता था। तो मतलब अच्छा। घुड़सवार भी होते थे, हाथी भी हो सकते थे, और फिर इनकी तोपें, बारूद का भी इस्तेमाल था, फिर इन्फेंट्री भी थे, तो ये काफ़ी कॉम्बिनेशन था। पर जैसे मैं बोल रही थी, हाँ, घुड़सवार शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। मतलब भारत के बाहर भी देखे तो जैसे मंगोल्स हैं, उन लोगों के लिए भी घुड़सवारी और घोड़ों के बल पर वो लोग अपना साम्राज्य काफी फैला पाए थे, और उन्होंने तो काफी ऐसे इनोवेशंस भी किए थे ना कि हर राइडर के लिए 2 घोड़े होते थे, एक नहीं, हाँ। तो जिससे कि वो ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल कर पाए, एक घोड़ा थक गए तो दूसरा भी, तो शायद घोड़ों का बहुत, मैं कह सकते हैं उस टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट वेपन था, तो इसीलिए काफी जो आउटकम्स हैं वॉर्स के, वो घोड़ों से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं हम। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे आप जैसे बोल रहे हैं, अकबर ने भी इंसेंटिवाइज़ किया था। आई हुँ, मीन जो घुड़सवार 2 घोड़े लेके आते थे, हुँ, उनको ज़्यादा अच्छा। तनख्वाह मिलती थी। अच्छा, हुँ। लोगों को अपने घोड़े खुद लाने पड़ते थे, राजा नहीं देता था घोड़े कि तुम घुड़सवार आ गया है तो? अ, नहीं, आई मीन अच्छा। जैसे अब इतने सारे किंगडम्स थे हिंदुस्तान में, अब हम अलग-अलग किंगडम्स, अलग-अलग राजे, महाराजे, सुल्तान अलग प्रथाएँ फ़ॉलो करते थे। अच्छा। जैसे वो जो मराठा थे, जो बहमनी सल्तनत को सर्व करते थे, या फिर उसके बाद बीजानगर या अहमदनगर को सर्व करते थे, वो 2 किस्म के होते थे। हुँ, बागीर होते थे, जिनको घोड़े दिए जाते थे, जिनको घोड़ा स्टेट देता था, या हुँ, फिर सिलेदार होते थे, जो अपने घोड़े खुद लेके आते थे। हुँ, अच्छा, ये सब फ़र्क पर भी था। हाँ, जैसे मुगल एम्पायर में जो सारे मनसबदार होते थे, जो सारे अफ़सर होते थे मुगल हाँ, एम्पायर के, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, घुड़सवारों को रिक्रूट करना, और इंडिविजुअल घुड़सवार अपने घोड़े खुद लेके आते थे। पर हुँ। जो घुड़सवार 2 घोड़े लेके आते थे, उनको ज़्यादा अच्छी तनख्वाह मिलती थी। और शायद ये भी दर्शाता है शायद उस समय इन अ वे इतनी ज़्यादा आर्मी की ट्रेनिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड तो थी नहीं, लोग खुद ही बोल के आते होंगे कि देखो हमें लड़ना आता है, तो जिनके पास घोड़े होंगे वही लोग घुड़सवारी अच्छे से सीखते भी होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी स्कूल में भर्ती हो गए और फिर आपको बिल्कुल, ट्रेनिंग मिल रही है, बिल्कुल, अब आप बिल्कुल। घुड़सवार बन जाइए। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ये तो ठीक आपने और बात बताई। सप्लाई बॉटलनेक सौरभ घोड़ा था ना, इंसान थोड़ी ना थे। हाँ, इंसान बहुत है, इंडिया में घोड़े कम थे। हाँ, नहीं, तो नहीं, कम हम जैसे मैं बोल रही हूँ, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कम थे, हुँ, क्योंकि हुँ, इतने ज़्यादा घोड़े आते थे। हुँ, 17th हुँ। सेंचुरी में 30,000 और 100,000 के बीच एनुअली घोड़े इम्पोर्ट होते 1 थे। लाख घोड़ा साल का। हाँ, पर फिर भी मतलब लेकिन इम्पोर्ट हो रहा है तो फिर हमेशा एक वैल्यूएबल कमोडिटी तो हो गई ना। हाँ, नहीं, और जैसे आप बोल रहे थे, क्योंकि ये वैल्यूएबल कमोडिटी थी, हुँ, जो ऊँचे वर्ग के लोग होते थे, राजा, यू नो या जो बादशाह, लोकल ज़मींदार होंगे या हुँ, फिर जो जागीरदार होंगे। हाँ, हुँ, बादशाह, सुल्तान, मनसबदार, जागीरदार वगैरह थे, वो हुँ, इम्पोर्टेड घोड़े पसंद करते थे। हुँ, और जो आम सिपाही था, वो जो घोड़ा मिला उसी से काम चलाता था, और हाँ, ज़्यादातर तो जो लोकल स्थायी घोड़े होते थे, उसी से काम चलाता था। ये तो जैसे अच्छा। अभी भी आप देखिए, अगर किसी के पास फॉरेन इम्पोर्टेड गाड़ी है, हुँ, हाँ, तो हम तो यही कहेंगे, बिल्कुल अच्छा, तो बड़ा ओहदा आदमी हाँ, है, उनका बड़ा ओहदा आदमी है, बढ़ रईस जाता है। आदमी है, वो स्टेटस सिंबल हो गया। हुँ, बिल्कुल। और लेकिन शायद लड़ाई में तो मुश्किल भी होता होगा ना क्योंकि हिंदुस्तानी घोड़े जैसा आपने बोला उनका कद वगैरह छोटा है तो अगर उनपे कोई लड़ने जाए आई मीन लड़ाई के लिए शायद कम इस्तेमाल होते होंगे वो घोड़े या घोड़ा गाड़ी और इन सब कामों नहीं, में ज्यादा यूज होते होंगे ऐसा देखिए, नहीं था। अब ऑल दिस इतने हिस्टोरिकल रेफरेंसेस नहीं है, हुँ, और अच्छा। इस किस्म की बात मुझे कुछ थोड़ी समझ में नहीं आती। हुँ, अच्छा। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि ये घोड़े बेहतर थे, ये घोड़े बेकार थे, ये घोड़े युद्ध में ज़्यादा अच्छा करते थे। काफ़ी कुछ हमारी समझ पे निर्भर है। हुँ, अगर हम किसी अच्छा। चीज़, जैसे अगर मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करके कॉल्स ही करना है हुँ, ना? हम्म तो कोई नॉर्मल सा नोकिया भी चलेगा। हुँ, हम्म हम्म हाँ, पर अगर मुझे दिखाना है कि मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मेरे पास हम्म ये मेरा फ़ोन मेरा स्टेटस सिंबल बन गया, तो मैं लेटेस्ट आईफ़ोन 12 लेके आऊँगी। हुँ, हम्म है हम्म ना? तो हम्म ऐसा मेरे ख्याल से
थोड़ा दिखाने ऐसा वाली चीज भी इसमें इम्पोर्टेंट थी। हाँ, और मुझे लगता है ये बिल्कुल मुमकिन है, जो घोड़े यहाँ भी ब्रीड होते थे, उनसे काम चल जाता था। लेकिन एक इम्पोर्टेड घोड़े की शान थी शायद। हाँ, शान थी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब आ जाते हैं दक्षिण भारत में। तो जैसे ज्यादातर चर्चा घोड़ों की उत्तर भारत के बारे में ही होती है, लेकिन दक्षिण भारत से भी घोड़ों का नाता रहा है ना। और एक ये कहा जाता है कि दक्षिण भारत में घोड़े नहीं थे, इसलिए दक्षिण भारत के कुछ इतने फैल नहीं पाए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और शायद दक्षिण भारत का एक नाता भी था, अरब से घोड़े आते थे, तो थोड़ा बताइए उस बारे में। आप ठीक कह रहे हैं कि लगभग 12वीं सदी से दक्षिण भारत में भी घुड़सवारी काफी फैल गई हम्म, और कैवलरी का रोल काफी बढ़ गया, और इसलिए मांग भी बढ़ गई। और ये जो घोड़े ज्यादातर इंपोर्ट होके दक्षिण भारत आते थे, वो मिडिल ईस्ट से आते थे, समुद्र के रास्ते आते थे। दक्षिण भारत में कई सारे राज थे, वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, हम्म, तो जाहिर सी बात है कि मांग बहुत ज्यादा होगी। और फिर कुछ ट्रैवलर्स, लगभग मेरे ख्याल से 13 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, हम्म, मार्को पोलो थे या अब्दुल्ला वसफ था, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों के बारे में इन्होंने कहा कि यहाँ घोड़ों की उत्पत्ति या तो हो नहीं सकती या होती नहीं है। हम्म, हम्म, अच्छा। पर जैसे 15 शताब्दी तक काफी घोड़ों की उत्पत्ति दक्षिण भारत में भी हो रही थी। जो विजयनगर एम्पायर थे, उसके जो आम सिपाही थे, वो अपने लोकल घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, देसी घोड़ों का ही इस्तेमाल करते थे। फिर जो मराठा थे, वो ज्यादातर अपने ही घोड़े ब्रीड करते थे। एक पूरी अच्छा। नस्ल घोड़ों की निकल के आई, ये जिसको दक्षिण के घोड़े कहते हैं, भीमा पोनीज कहते हैं। और वो शायद एक इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप बड़ा एम्पायर बनना चाहते हैं, चाहे जैसे विजयनगर बना या मराठा बना, जब तक आपके पास घोड़ों की सप्लाई सिक्योर नहीं होगी तो मुश्किल ही था उस जमाने में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आत्मनिर्भर बन। एटलीस्ट डिफेंस में थोड़ा थोड़ा सा होना ही चाहिए हाँ, ना। नहीं, आत्मनिर्भर, पर ये जैसे ये जो आयात था, ये जो व्यापार था, इसकी वजह से काफी हद तक दूसरे देशों के साथ लिंक्स भी बने, हम्म, एक कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ, जो भी जरूरी है। काफी माइग्रेशन, वहां से लोग आए, यहाँ से लोग गए, तो ये जो नाते बने दुनिया के साथ, ये भी हिस्टोरिकली काफी इम्पोर्टेंट रहे हैं। बिल्कुल, वो तो है। एक इसमें दक्षिण भारत में ही थोड़ा और बेहतर समझना चाहता हूँ। एक तो जैसे आपने कहा है कि विजयनगर के लिए भी वेस्टर्न कोस्ट से काफी अरबी घोड़े वो आयात करते थे। तो इसका मतलब कर्नाटका से भी नाता है ना, क्योंकि वो भटकल वगैरह वहां से काफी घोड़े लाते थे। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे हम सौरभ, आपने तो यहाँ पे अली अस्कर रोड भी देखा ही होगा बैंगलोर में। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। अली वो अस्कर तो भी घोड़ों के सौदागर थे, बड़े हाँ, बहुत बड़े घोड़ों के सौदागर थे। तो कुछ बताइए ना इसके बारे में यशस्विनी, की वेस्टर्न कोस्ट से कैसे होता था ये व्यापार? कौन थे ये व्यापारी? भारतीय थे या अरबी लोग थे? क्या होता था? अच्छा, शुरू से ही इतनी मांग थी घोड़ों की, ये अरबी हम्म, घोड़ों की, हम्म, कि जो अलग-अलग रूलर्स थे साउथ इंडिया के, अलग-अलग राजा, महाराजा, सुल्तान थे, वो इस व्यापार को इंसेंटिवाइज करने के लिए इस हद तक कि अगर जैसे व्यापारी किसी घोड़ों की पूंछ, कान दिखाएं, हम्म, हम्म। हम्म, तो वो पैसे दे देते थे। हाँ, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि घोड़े 20-22 दिन चल के आ रहे हैं समुद्र के रास्ते, हम्म, जहाजों में सब इतने सारे घोड़े ठुसे हुए हैं, हम्म, कैजुअलिटी रेट्स बहुत हाई थी। हम्म, और ये जो व्यापार था, ये ज्यादातर अरबी, ईरानी के हाथ में था। ये ज्यादातर सौदागर मिडिल ईस्ट के होते थे। हम्म। और जैसे नॉर्थ इंडिया की उत्तर भारत की हम बात कर रहे थे, ये अफगान सौदागर होते थे, वो आके यहाँ बसते थे। वैसे ही साउथ इंडिया में, आपके दक्षिण भारत में, ये जो अरबी, ईरानी, इराकी व्यापारी थे, ये कई आके बस जाते थे। आपने अली अस्कर का उदाहरण दिया, ये तो अभी काफी रिसेंटली 19वीं शताब्दी की बात है। ये शिराज से आके बैंगलोर आए, क्योंकि इन्होंने सुना था कि बहुत ज्यादा मांग है।
ये हिंदुस्तान में, दक्षिण भारत में अरबी घोड़ों की। तो ये आए अपने घोड़े लेके और बैंगलोर को अपना मुख्य ठिकाना बनाया और इनके अच्छे नाते रहे मैसूर के महाराजा के साथ। और जो ब्रिटिश कमिश्नर थे मार्क गबन, आई थिंक एक पूरा पार्क है मार्क गबन पार्क गबन पार्क, हाँ। बैंगलोर में। हम्म, तो ये काफी प्रभावशाली हो गए। ये फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट थे, पर क्योंकि घोड़ों के साथ इनका नाता था, घोड़ों की वजह से ये सारे रिश्ते बना पाए। ये काफी प्रोमिनेंट सिटीजन हो गए बैंगलोर के। और इसीलिए इनके नाम का एक रोड है। और इनके वंशज अभी भी बैंगलोर में हैं। इनके पोते थे मिर्जा इस्माइल, जो मैसूर के दीवान रहे, फिर जयपुर हैदराबाद के भी दीवान रहे। जयपुर में MI रोड है बहुत फेमस। हाँ 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 हाँ। जैसे आप बोल रहे थे घोड़े वेपन थे, घोड़े कैपिटल भी थे। तो काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी इसको, घोड़ों को लेके। नहीं, और जैसे एक चीज मैं भूल गई, मतलब लगभग एक शताब्दी के लिए पोर्चुगीज जो ने काफी हद तक घोड़ों का व्यापार पे कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि ये इतना प्रॉफिटेबल था। तो जो पोर्चुगीज आए, जिनने अपना इंडियन ओशन एम्पायर एस्टैब्लिश किया, उनने सोचा कि हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए। तो मतलब भटकल वगैरह से जो घोड़ों का व्यापार होता था वो गोवा से करने लगे, है ना? बिल्कुल। पहले जो व्यापार था वो काफी हद तक चौल, धबोल, भटकल, होनावर के साथ होता था। पर ये क्योंकि पोर्चुगीज स्ट्रॉन्ग होल्ड, पोर्चुगीज जो कैपिटल था इंडिया में, ये गोवा था। इनने पूरी कोशिश की कि सारा हॉर्स ट्रेड, ये जो सारा व्यापार है, गोवा से होके जाए। कि सारा जो प्रॉफिट हो ये ज्यादा से ज्यादा इनके हाथ में। इस मामले में अंग्रेजों ने काफी मोनोपोली बनाई टेक्सटाइल में और ओपीएम में, पर उन्होंने घोड़ों को छोड़ दिया समहाउ। तो क्योंकि घोड़ों का महत्व तब तक खत्म हो रहा था, क्योंकि मैकेनाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। फिर वो जो युद्ध का नेचर बदल रहा था, वो जिसको हम इन्फेंट्री रेवोल्यूशन कहते हैं। इन्फेंट्री और आर्टिलरी दोनों ही आ गया था। हाँ हाँ हाँ। तो इन एनी केस घोड़ों का जो प्रयोग है, घोड़ों का जो महत्व है, कम ही हो रहा था। पर जैसे मैं बोल रही थी, अगर आप सिर्फ घोड़ों के बारे में व्यापार या युद्ध के नजरिए से देखें तो आप ये शायद मिस कर जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आप मिस कर जाएंगे कि बहुत एक रिश्ता था, एक नाता था। मतलब आपने घोड़ों को ठीक ही आपने डिस्क्राइब किया, वेपन्स, पर वेपन्स अजीवित होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि घोड़े इतने शानदार, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे जानवर होते हैं। काफी मनुष्यों के साथ रिश्ते भी बने, और इसीलिए मैं इतनी सारी कहानियों के बारे में किताब में लिखती हूँ। मशहूर लोग, उनके मशहूर घोड़े, राणा प्रताप, चेतक, एक बाबूजी थे राजस्थान में, वो अपने घोड़ी के पीछे पागल थे। एक कहानी मुझे बहुत दिलचस्प लगी, एक राजू खान थे, खोखर राजपूत थे राजस्थान के। उनकी एक बड़ी प्यारी घोड़ी थी, घोड़ी चोरी हो गई, फिर वो बिल्कुल बावले हो गए। हाँ, घोड़ी के गम में वो रेगिस्तान में भटकने लगे। तो ये कहानियां, और फिर सारे मुगल बादशाह अपने पसंदीदा घोड़े पे अपने चित्र बनवाते थे। और उनके जो बहुत खास घोड़े होते थे, जैसे जो दारा शिकोह थे, शाहजहां के बेटे, उन्होंने उनका जो फेवरेट घोड़ा था, दिल पसंद, घोड़े का नाम ही देखिए, दिल पसंद, उसकी एक पोर्ट्रेट बनवाई। और घोड़ों के कितने अच्छे अच्छे नाम भी मिलते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज से। दिल पसंद नाम है, किसी घोड़े का नाम हमदम है, महबूब है, बादलिया है। तो इवन चेतक भी कितना बढ़िया नाम है, एकदम चेतक भी कितना बढ़िया नाम है। स्पीड वाला। और चेतक तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे मशहूर घोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात बताई आपने। एक अलग मतलब रिश्ता भी था इंसान और घोड़े का। और इसमें आपने राजस्थान का जिक्र किया, और किताब में तो एक पूरा सेक्शन है राजस्थान के ऊपर। अभी तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो पुष्कर मेला है, जिसे हम लोग अब काफी जानते हैं कैमल ट्रेड के लिए, वहां भी पहले हॉर्स ट्रेडिंग होता था, है ना?
हाँ, हाँ। और जैसे किताब में, ये किताब सिर्फ राजे महाराजे, सुल्तानों, बादशाहों के बारे में ही नहीं है। घोड़ों को लेकर काफ़ी कुछ होता था। आई मीन घोड़ों की देखभाल भी होती थी, साइज़ी काफ़ी होती थी, काफ़ी साइज़ होते थे, घास काटने वाले होते थे, जो लोग घोड़ों को ब्रीड करते थे, तो उनके बारे में भी किताब में लिखा है। और हम पुष्कर के बारे में सोचते हैं तो हम बस ऊँटों के बारे में सोचते हैं। पर एक ज़माने में मेरे ख्याल से 19th सेंचुरी तक पुष्कर में काफ़ी ये ट्रेड होता था घोड़ों का। और अलग-अलग देशों से, हिंदुस्तान के अलग-अलग क्षेत्रों से व्यापारी आते थे अपने घोड़े बेचने, और लोग आते थे अलग-अलग जगहों से खरीदने। लेकिन घोड़े का ये जो एक धार्मिक महत्व था जो कि इतना ज्यादा ऋग्वेद के टाइम में था, ये हुँ। हमारी चर्चा में भी कमी आया, क्योंकि बाद में एक तरीका का, जैसे आपने बोला, ठीक है, एक एक लोगों का उसके साथ में यूटिलिटेरियन या वॉर के लिए ज्यादा यूजेज होने लगा, लेकिन वो जो एक, क्या वो जो धार्मिक एसोसिएशन था वो भी अब अश्वमेध यज्ञ कोई लोकल घर में तो करता नहीं, जैसे राजाओं के लिए स्पेशल यज्ञ था। तो जो एक जो धार्मिक इम्पोर्टेंस था वो आम आदमी के लिए नहीं था क्या यशस्विनी? ये सिर्फ राजे महाराज क्योंकि उनके लिए इम्पोर्टेंट जानवर था इसीलिए वो लोगों के लिए धार्मिक इम्पोर्टेंस ज्यादा था, ऐसा था क्या? ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। पर हाँ, अश्वमेध यज्ञ हर कोई तो कर नहीं सकता था। राजा भी सबसे बड़े से बड़े राजा महाराजा ही कर पाते थे। बिल्कुल। अम, तो वो एलिटिस्ट कॉनोटेशन तो जैसे मैं बोल रही थी रहा है। शुरू से ही है। हाँ, पर अब राजे महाराजे तो घोड़ों की साइसी करने वाले हैं नहीं, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो उसके लिए अलग-अलग छोटे वर्गों के लोग उस काम से जुड़ गए। हम्म। वो साइसी में स्पेशलाइज़ करने लगे। तो घोड़े का जो प्रेज़ेंस था, हम्म। घोड़ा तो हिंदुस्तान के पूरे कल्चर में, पूरे समाज में उसका एक ज़माने में प्रेज़ेंस था। लेकिन जिस तरह से गाय का आई थिंक हर एक पर्सनल घरों से ताल्लुक बन गया, वैसा घोड़े का नहीं बना, तो एक तरह से वो भी शायद रीजन है कि घोड़े का महत्व जो कम हो गया है ओवर टाइम। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं। पर जैसे राजस्थान में काफ़ी लोग अपने मतलब के लिए ही हम्म। घोड़े को ब्रीड करते थे। अच्छा। अच्छा, तो हाँ, वहां ये जैसे कल्चर था, उस एरिया में हाँ, ये कल्चर रहा हाँ, कि घोड़े के साथ जो शौक, क्योंकि हाँ। एक एक सोसाइटी में या तो कुछ धर्म कर्म काम से बन जाए चीज, या फिर एक शौक डेवलप हो जाए तो भी एक बन जाता है, जैसे नहीं, पर अब हाँ। यूटिलिटेरियन जैसे आप मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, कुम्हार अपने घोड़ों पे अपना जो हाँ, मिट्टी, यूज करते सामान हैं। वगैरह सब कुछ अपने घोड़ों पे ट्रांसपोर्ट करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम्म। फिर हम ये नहीं कह सकते थे कि घोड़े सिर्फ कुछ वर्गों के साथ जुड़े हुए होते थे। और शायद घोड़ा रखना महंगा भी है ना, एक ये भी शायद सच्चाई है। हाँ, ये भी सच्चाई है, ये भी बिल्कुल सच्चाई है। पर हाँ। हम ये सोच सकते हैं जैसे जो बड़ा आदमी होगा, उसके हम्म। पास या तो तुर्की या अरबी घोड़ा होगा, हम्म। खासकर अरबी। हम्म। और जो छोटा आदमी होगा, वो जो भी छोटा-मोटा घोड़ा, टट्टू या फिर कोई देसी घोड़े के साथ ही अपना काम चलाएगा। तो वो डिस्टिंक्शन रहता है, जैसे हम बात पर कर रहे चाहे थे। घोड़ा हिंदुस्तानी हो चाहे विदेशी, लेकिन घोड़ा रखना तो कहते हैं ना, मतलब महंगा काम ही होता है। हाँ, हाँ, महँगा तो हम्म। होता है। तो ये भी शायद एक एक रीजन हो सकता है, हिंदुस्तान में मतलब गरीबी तो शुरू से ही रही है, तो हाँ। हाँ, मेरे ख्याल से। ठीक है। तो अंत में यही जानना चाहूँगा यशस्विनी, जैसे अंग्रेज आए तो आपने किताबों में लिखा है कि अंग्रेज जैसे भारतीय नस्ल के जो घोड़े थे उन्हें थोड़ा ऐसे नीचे देखते थे, जो उनका जो रेसिज्म था वो सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था। तो इसके बारे में कुछ बताइए ना, कैसे? और आप बोलती हैं कि आप तो वैसे भी इत्तेफाक नहीं रखती कि भारतीय घोड़ों का भी काफ़ी प्रयोग था। तो क्यों ऐसे अंग्रेजों को ये फीलिंग था? कुछ बताइए इस बारे में। नहीं, जैसे मैं आपके साथ जैसे मैं पहले बता रही थी, एक शान जुड़ी हुई थी विदेशी विलायती घोड़ों के साथ। इसीलिए मैं ये कहना पसंद नहीं करती हूँ कि ये घोड़े अच्छे हैं, ये घोड़े बुरे हैं, क्योंकि ये अपनी पसंद की बात है और अपनी हम्म। मान्यता की पसंद है। जैसे जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा कि हमारे घोड़े अच्छे हैं, ये हिंदुस्तानी घोड़े सब बेकार हैं, हम्म। और हिंदुस्तानी घोड़ों का बिल्कुल इस्तेमाल लगभग खत्म ही हो गया। हुँ, और अलग-अलग घोड़े अलग-अलग काम में अच्छा करते हैं। जैसे कुछ घोड़े रेसिंग में अच्छे होते हैं, कुछ घोड़ों पोलो में इस्तेमाल होते हैं, कुछ घोड़ों युद्ध में ज़्यादा बेहतर उनका
प्रयोग होता होगा। तो और अंग्रेजों का ये कहना कि हमारे घोड़े हमारे घोड़े अच्छे हैं, इनके घोड़े बेकार हैं, ये तो यही है जैसे मनुष्य के बारे में भी बोलते थे ये, अरे ये बड़े बैकवर्ड किस्म के लोग हैं, ये थोड़ा ये अच्छे ज्यादा अच्छी रेस नहीं है। वही लॉजिक है लगभग। और ऐसा कुछ नहीं, मतलब हिंदुस्तानी घोड़ों से जैसा आपने कहा, मतलब मराठा लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पे भी राज किया ही ना हिंदुस्तानी घोड़े यूज करके, तो ऐसा हाँ, जो लोग जैसे घोड़ों को पालेंगे, जैसे घोड़ों के साथ जुड़ जाएंगे, वो तो उन्हीं को अच्छा मानेंगे। ये तो थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। थैंक यू। ठीक है, तो बहुत मजा आया यशस्विनी, शुक्रिया आप आए पुलियाबाजी पर। और हम हमारे श्रोताओं को मैं जरूर कहूंगा कि ये किताब जरूर पढ़िए, बहुत कुछ जानने मिलेगा, और हम लोग लिंक तो शेयर करेंगे एपिसोड डिस्क्रिप्शन में। तो शुक्रिया यशस्विनी। थैंक यू यशस्विनी। शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank our sponsors on the network this week, Siet Tires and The Whole Truth Foods. We really appreciate the support. So this week, Tune Into This Round is on me with Gauri Devidayal. She invited Sonal Holland, India's only master of wine, and they discussed the goodness and business of wine, the pros and cons of being women in the hospitality business, and motherhood. On The Traveling Professor, Siddharth Deshmukh looks at evolution of search and wonders how voice search might change things yet again. On Advertising is Dead, Varun Dugirala featured Anirudh Singla of Pepper Content. He shared his perspective on the term content and how he sees it going forward. On Storytellers and Storysellers, Vinny spoke to Ayushman Sinha, head of Represent, a music talent management agency. He spoke about life as a manager and about nurturing new talent and paving a progressive career path for them. On Cyrus Says, we had entrepreneur, businesswoman, and Ruckus Avenue radio host Alexandra Masur. They discussed ethnicity, life as Desi American, Seema Auntie's matchmaking show, and a lot of other fun stuff. Also, IVM has an hour every Sunday on the Ruckus Avenue Radio Network, a US-based radio station that caters to the South Asian community. It's available on Dash Radio, and you can catch the episodes on the IVM Likes feed every Monday. On The Habit Coach with Ashton Doctor, Ashton asks us to commit to sleep and prioritize it over every party, work deadline, or binge watch session, as it is a crucial time when the body slows down for maintenance and recovery. And with that, I hope to see you again next week. Working Monday to Friday glued to your chair making you feel dull? Worry not. Get your 5-minute weekly dose of travel around the world with Postcards from Nowhere. Join me every Thursday as I explore the strange, obscure, and fascinating parts of the world and bring out facets of travel you may not have thought of before. You can find us on the IVM Podcast app, website, or wherever you get your podcast from.